Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक है संविधान का निर्माण, जो आपके एक दिवसीय परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब भी पॉलिटी का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से प्रश्न उठा लिया जाता है, और जो बच्चे पढ़े रहते हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं पढ़े होते वो नहीं कर पाते। तो अच्छे से आपको समझाया जाएगा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी मांग कब से उठी, और कौन कौन सी समितियां गठित की गई, निर्माण कब हुआ, लागू कब हुआ, ये सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इसी लेक्चर में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, संविधान का निर्माण जो होता है ये इसकी मांग से प्रारंभ होती है इसकी प्रक्रिया। और सबसे पहली बार जब संविधान के निर्माण की मांग की गई थी वो था समय सन 1934 का। सन 1934 का समय था, और यहाँ पर एम.एन. राय कमेटी ने संविधान की मांग की थी। क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे सन 1934 में एम.एन. राय डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि एम.एन. राय डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 1934 में आप ऐसे लिख लीजिए कि एम.एन. राय ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की मांग की थी। और इसी के एक वर्ष पश्चात सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये अभी मांगे चल रही हैं संविधान के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था? इन्होंने भी संविधान सभा की मांग की थी। कब? सन 1935 में। 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग की, और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की, यानी आईएनसी डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और 1940 आता है। 1940 में क्या किया जाता है कि ये मांगे चल रही हैं सन 1934 और 35 में। तो 1940 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया? इन मांग को स्वीकार कर लिया। इन्होंने क्या किया? स्वीकार कर लिया, मांग को स्वीकार किया अगस्त प्रस्ताव के तहत। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, तो इसी अगस्त प्रस्ताव के तहत इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया अगस्त प्रस्ताव के तहत। तो ब्रिटिशर्स ने स्वीकार किया अगस्त प्रस्ताव के तहत संविधान सभा की, और उन्होंने ये कहा कि हाँ, संविधान सभा आप लोगों के लिए बनाई जाएगी। तो अगस्त प्रस्ताव के तहत 1940 में ब्रिटिशर्स ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। और सन 1946 आ जाता है। नवंबर 1946 की बात है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया। क्या किया गया? तो संविधान सभा का निर्माण किया गया, और संविधान सभा का जो निर्माण हुआ, तो इसमें संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा, इसमें 3 सदस्य थे, और इसका निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत इसका निर्माण किया गया। और इसमें कितने सदस्य थे? तो आप बताएंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत किया गया, और इसमें 3 सदस्य थे, यानी कि
एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाता है कैबिनेट मिशन के तहत। 1934 में मांग उठती है, एम.एन. राय ने मांग किया। 1935 में आईएनसी ने मांग किया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत ब्रिटिशर्स ने स्वीकार कर लिया कि हाँ संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। और नवंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत कर दिया गया, जिसमें 3 सदस्य थे और इन तीनों सदस्यों का नाम इस प्रकार से है। एबी अलेक्जेंडर पहले सदस्य जो थे, एबी अलेक्जेंडर, और जो दूसरे सदस्य हैं उनका नाम है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ये दूसरे सदस्य, और तीसरे यही थे इस कमेटी के हेड, मुख्य जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस, और तीसरे हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या बताएंगे आप? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्य थे। आपको इनके नाम याद रखने हैं कि ये 3 सदस्य थे। इनके नाम क्या क्या हैं? तो आप बताएंगे कि एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। पूछा जाता है कि निम्न में से किसने, या 3 सदस्यों में कौन कौन नहीं थे, कौन नहीं थे, तो तीनों के नाम देंगे, 4 नाम देंगे। आपको बताना होगा, एक जो अलग दिखेगा उसी पर आप टिक कर देंगे। तो ये जो कैबिनेट मिशन था, इसमें जो सदस्य थे, यानी कि कैबिनेट मिशन के मेंबर्स जो थे, ये बात है 1947 के पहले की। आप लिख सकते हैं यहां बिफोर 1947। तो कैबिनेट मिशन में 1947 के पहले जो सदस्य थे वो थे 389 सदस्य, 389। और ये सदस्य 2 भागों में बटे हुए थे। जो एक ब्रिटिशर्स थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के 296 सदस्य थे, 296 सदस्य थे ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के। और जो शेष बच रहे हैं यहाँ पर 93 सदस्य, वो थे आपके रियासत के। तो 93 सदस्य कहाँ के थे? रियासत से थे, ये देशी रियासत। इस प्रकार से 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 सदस्य रियासत के थे। यहाँ पर इन सदस्यों को भी 2 भागों में बांटा गया था, या 292 सदस्य जो थे और 4 सदस्य। जो 292 सदस्य हैं वो हैं आपके यहाँ के प्रांत के, ब्रिटिश इंडिया के प्रांत के सदस्य थे। और ये चीफ कमिश्नरी एरियाज के सदस्य थे। ये जो 4 सदस्य लिए गए, ये कहाँ के थे? चीफ कमिश्नरी एरियाज के। ये थे। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन में 1947 के पहले सदस्यों को विभाजित किया गया। 389 सदस्य, 296 और 93। ब्रिटिश इंडिया के 296 और 93 सदस्य रियासत के थे। 296 में 2 भागों में सदस्य प्रांत के थे, 292 और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी एरियाज से लिया गया था। और ये जो सदस्य होते थे, और आप बता सकते हैं 1947 के बाद जब इन सदस्यों की संख्या हो गई थी 299 सदस्य आ गए थे। तो यहाँ आप क्या बताएंगे कि जो आफ्टर 1947 यहाँ पर सदस्यों की संख्या हो गई थी 299। और जो ये सदस्य होते थे, यानी कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो सदस्य आ रहे हैं, इनका जो सदस्यों का चुनाव होता था वो किस प्रकार से होता था? तो ये कुछ सदस्य जो किए जाते थे यहाँ पर चुनाव के द्वारा, और कुछ सदस्यों को नामित किया जाता था। तो जो चुनाव होता था इनका, कुछ इसमें चुनाव द्वारा लिए जाते थे और इनका चुनाव होता था अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, और कुछ सदस्य नामित किए जाते थे, जैसे
राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को नॉमिनेशन दिया जाता है, नामित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सदस्य थे कुछ सदस्य चुनाव द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव करके आए थे और कुछ सदस्य नामित थे। तो हम लोग इसको विस्तृत रूप में क्या बता सकते हैं कि कुछ नामित और कुछ चुने हुए। तो लिख सकते हैं आंशिक रूप से चुनाव होता था इनका और आंशिक रूप से नामित होते थे। तो आप बता सकते हैं कि आंशिक रूप से चुने हुए और आंशिक रूप से नामित, आंशिक रूप से नामित, इस प्रकार ये सदस्य होते थे कि कुछ चुने हुए होते थे और कुछ नामित किए जाते थे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या टॉपिक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे साथ और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम इसको मिटाकर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें अब इसके आगे क्या पढ़ना है इसमें। तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जो अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष थे और पहली बैठक दूसरी बैठक किस प्रकार से होती है और कैसे कैसे सदस्यों ने अपना काम किया था। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बात है 9 दिसंबर 1946 की। यहाँ पर होती है संविधान सभा की पहली बैठक। पहली बैठक, इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कैसे अध्यक्ष थे, तो ये जो चुने गए थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए इनको संविधान सभा के का पहला अध्यक्ष बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष ये चुने गए थे। और इसके 2 दिन के बाद होती है दूसरी बैठक 11 दिसंबर सन 1946 को, और ये थी दूसरी बैठक। और इस दूसरी बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए, ये अध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये अस्थाई अध्यक्ष चुने गए कि जब तक संविधान सभा ने कार्य किया उस संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे। इस प्रकार से 11 दिसंबर 1946 की बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए 2 दिन के बाद दूसरी बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946 को, और इस दूसरी बैठक में असली अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, यानी कि जो भी संविधान, जब तक संविधान सभा काम करेगी तब तक के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है उपाध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी थे उपाध्यक्ष। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, एच.सी. मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। और प्रमुख संविधान सलाहकार थे यहाँ पर जो बी.एन. राव हैं, ये थे संविधान सलाहकार। संविधान सलाहकार थे बी.एन. राव। और दूसरे आ जाते हैं यहाँ पर एस.एन. मुखर्जी। एस.एन. मुखर्जी ये थे संविधान के प्रारूपकार, यानी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार की बात की जाए तो आप बताएंगे कि मुख्य प्रारूपकार थे, मुख्य प्रारूपकार कौन थे, एस.एन. मुखर्जी, और सलाहकार थे संविधान सलाहकार बी.एन. राव। और ये दोनों लोग जो थे ये दोनों सिविल सर्वेंट थे, यानी कि सिविल सर्वेंट। तो आप क्या बताएंगे कि 9 दिसंबर 1946 की होने वाली संविधान सभा की पहली बैठक जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
11 दिसंबर, 2 दिन के बाद दूसरी बैठक होती है जिसमें 1946 में दूसरी बैठक में अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है एच सी मुखर्जी जी को। बी एन राव थे संविधान सलाहकार और एस एन मुखर्जी थे मुख्य प्रारूपकार। ये दोनों आपके सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। इसके आगे हमें देखना है कि संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में भी कार्य किया था। कितने सदस्यों ने? तो 296 सदस्यों ने अस्थायी संविधान सभा के रूप में भी कार्य किया था, यानी अस्थायी संसद के। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो संविधान सभा थी उसने अस्थायी संसद के रूप में भी कार्य किया था, और ये जो कार्य किया था इन्होंने कुल मिलाकर 296 सदस्य थे अस्थायी संसद के रूप में कार्य करने वाले। अब बात करते हैं हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। किसने? तो आप बताएंगे पीटी नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। कब पेश किया था? तो आप बताएंगे कि प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को, और ये अपनाया गया था, इसको मंजूरी मिल गई, ये अपना लिया गया था 22 जनवरी सन 1947 को। 22 जनवरी सन 1947 को अपनाया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, इसको अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। और कुछ अध्यक्ष के बारे में और कुछ समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव आप जान गए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अभी हम बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके जुबान पर ये नाम है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और बात की जाए मौलिक अधिकारों की, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लिखेंगे मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। कौन थे? तो आप बताएंगे जेबी कृपलानी। ये थे जो संविधान सभा थी उसमें मौलिक अधिकारों के उपसमिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जेबी कृपलानी। और संघ शक्ति समिति, एक समिति और गठित की गई थी, संघ शक्ति समिति, एवं दूसरी समिति का नाम है ये संविधान निर्माण के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति एवं संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो आप बताएंगे कि पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष एवं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों, अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। जो ये समिति बनाई गई थी इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार
वल्लभ भाई पटेल ये थे। देखिए, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और संघ समिति, शक्ति समिति एवं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर सन 1946 को पेश किया, अपनाया गया 22 जनवरी सन 1947 को। अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। ये जो प्रारूप समिति है इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो प्रारूप समिति के यदि बात करते हैं प्रारूप समिति के गठन की, तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और प्रारूप की जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। प्रारूप की भाषा अंग्रेजी थी। इसको देहरादून में प्रकाशित किया गया था और ये जो प्रकाशित हुई थी वो थी देहरादून में। अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी देहरादून में। प्रारूप समिति के जो प्रारूप समिति थी इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप की भाषा अंग्रेजी, इसको प्रकाशित किया गया था देहरादून में। और इसमें जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 7। और अंग्रेजी को जो हिंदी में ट्रांसलेट किए थे उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो हिंदी अनुवाद बात करें कि ये जो प्रकाशित हुआ था इसका हिंदी अनुवाद किया था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ये थे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इन्होंने क्या किया था, इस प्रारूप समिति में जो प्रकाशित किया गया था प्रारूप की भाषा अंग्रेजी में, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया था। नाम था उनका प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। और इसके जो चेयरमैन थे प्रारूप समिति के चेयरमैन, उनका नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अन्य सदस्यों की बात कर लेते हैं कि प्रारूप समिति के जो अन्य सदस्य थे, इधर देखिए आप लोग उसको नोट किए रहिए। और यहाँ पर देखिए कि जो प्रारूप समिति के अन्य अध्यक्ष, अन्य 6 सदस्य थे। 7 सदस्यीय कमेटी थी। तो एक चेयरमैन हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और 6 सदस्य जो बचते हैं अन्य सदस्य के नाम से हम जान लेते हैं यहाँ पर अदर मेंबर्स। अदर मेंबर्स कौन कौन से थे, तो पहले सदस्य जो थे जिनका नाम था N गोपालस्वामी अय्यर। N गोपालस्वामी अय्यर ये थे। दूसरे जो थे इसमें वो थे डॉक्टर KM मुंशी। डॉक्टर KM मुंशी ये दूसरे सदस्य थे। तीसरे सदस्य की बात की जाए तो मोहम्मद सदुल्लाह थे। मोहम्मद सदुल्लाह ऐसे बोल सकते हैं। चौथा यदि बात की जाए तो थे अलादी कृष्णास्वामी अय्यर। अलादी कृष्णास्वामी अय्यर। यहां अय्यर बल्कि अयंगर होगा। अयंगर, N गोपालाचारी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह, अलादी कृष्णास्वामी अय्यर। और 5वें जो सदस्य थे उनका नाम था TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी। और इनका स्थान बाद में लिया था जो DP खातून नाम था इनका, DP खातून। इन्होंने इनका स्थान लिया था बाद में। TT मचारी का स्थान DP खातून ने लिया था। और 6वें हैं N माधव राव। N माधव
राव और इनके स्थान पर आए थे बीएल मित्रा। बीएल मित्रा जी आए थे इनके स्थान पर। तो इस प्रकार से ये 6 सदस्य थे, इन दोनों सदस्यों का स्थान इन्होंने बाद में लिया था, इसलिए ये लोग इन सदस्य के इन्हीं के स्थान पर आएंगे, इसलिए इनको एक्स्ट्रा में नहीं गिना जाएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगार, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, टीटी कृष्णामाचारी, इनके स्थान पर डीपी खातून, एन माधव राव और इनके स्थान पर बीएल मित्रा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये अपनाया कब गया था। तो ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और बात की जाए लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अब हमें यह बताइए कि 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, तो इतना लेट क्यों किया गया, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया। इसका एक कारण है कि बात है सन 1929 की। ध्यान दीजिएगा, बात है 1929 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1929 में। तो इसी अधिवेशन को लाहौर में किया गया था। तो ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसलिए लाहौर अधिवेशन होता है कब, 1929 में। 26 यानी 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी सन 1930 को बात की गई थी कि पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था क्या, यहां पर पहला स्वतंत्रता दिवस। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और यहाँ पर यह बात होती है कि सन 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और यही कारण है कि यहाँ पर आपका जो 26 नवंबर को संविधान लागू होने के बावजूद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और मनाया गया था और अपनाया गया और लागू किया गया था। यही कारण है कि 26 जनवरी को लागू किया गया, क्योंकि 1930 में सबसे पहली बार स्वतंत्रता मनाई गई थी, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। तो आपसे यदि कहा जाए कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, यहाँ पर देखिए, इसको हम मिटाकर बात करते हैं अनुच्छेद की, तो आप बताएंगे कि संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या है वो है 395। कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बताएंगे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियों की बात की जाए तो अनुसूचियां जो होती थी पहले 8 थी, अब 12 हो गई हैं। और भाग की बात की जाए तो पहले 22 भाग हुआ करते थे, पहले 22 भाग हुआ करते थे, अब 25 भाग हो गए हैं। पहले 22 भाग हुआ करते थे, अब 25 भाग हो गए। और शब्द की बात की जाए तो लगभग 80,000 शब्द प्रयोग किए गए हैं संविधान लिखते समय। इसमें 80,000 शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसमें खर्च की बात की जाए तो लगभग 64 लाख का खर्च आया था, लगभग 64 लाख का खर्च आया था। समय आप सबको पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और आखिरी बैठक कब हुई थी, आपसे ये पूछा जाता है कि आखिरी बैठक
कब हुई थी? तो आप बताएंगे 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है और उसी के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 395 अनुसूचियां 8 अब 12 भाग 22 पहले अब 25 शब्द लगभग 80,000 खर्च 63 लाख आसपास लगभग 64 लाख समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आखिरी बैठक 24 जनवरी सन 1950। और जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज, ये कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947। इसका डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने। और इसका जो ब्रीथ और लेंथ का अनुपात है वो है 2:3, 2:3। और इसकी जो तीलियां होती हैं उनकी संख्या कितनी है? तो तीलियां जो होती हैं उनकी संख्या है 24। आगे देखिए, जो नेशनल एंथम है आपका, नेशनल एंथम, ये कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। नाम है जनगण मन, अधिनायक जय है। और इसको लिखा किसने है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है। और आगे एक और चीज पर बात कर लेते हैं, जो नेशनल सॉन्ग है उस पर, नेशनल सॉन्ग पर बात कर लेते हैं। तो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये कब अपनाया गया था? 24 जनवरी सन 1950 को। और इसको लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा और इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम की, वहां आप जाएंगे और पीडीएफ आपको मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, क्या क्या आपको बताया गया। अनुच्छेद 395 अनुसूचियां पहले 8 अब 12 भाग पहले 22 अब 25 शब्द लगभग 80,000 समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। तीलियों की संख्या 24 है। बीएल यानी कि ब्रीथ और लेंथ का अनुपात है 2:3। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नाम है जनगण मन और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है। आगे यहाँ पर आप बात कर लेते हैं नेशनल सॉन्ग की। वंदे मातरम 22 जनवरी 1950 को अपनाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको ये याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी के दिन सन 1930 में पहली स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था आईएनसी के कहने पर। मतलब आईएनसी का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में फैसला लिया गया था 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का। यही कारण है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।